गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में ना हमने बच्चों 5th तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर एन अकाउंट करंट एज सेंट बाय ए टू बी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ए की बुक्स हैं बच्चों, ए भेज रहा है, ए मेंटेन कर रहा है, और टू बी का मतलब बी के साथ उसकी फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होती रहती है। तो बी इन अकाउंट करंट विद ए ऑन 30 जून 2016, उस दिन तक का सेटल करना है। तो वो हम लिख देंगे बच्चों इंटरेस्ट टू 30 जून 2016 एट द रेट ऑफ, रेट इन्होंने बच्चों 6% पर एनम दे रखा है, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड। बच्चों ये ना भी कहता तो भी हम प्रोडक्ट मेथड ही लगाते हैं क्योंकि आसान है, और फॉरवर्ड मेथड आज मैं आपको बैकवर्ड मेथड एक क्वेश्चन से करके दिखा दूंगा। वैसे उन्होंने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बैकवर्ड मेथड का बना नहीं रखा। तो अब अगर हम यहाँ बात करें ना बच्चों, तो बैलेंस ड्यू फ्रॉम बी, पहले से ए ने बी से कितने लेने हैं 600, तो डेबिट बैलेंस हो गया। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू बी, बी रिटर्न गुड्स, बी पेड बाय चेक। अब देखो बच्चों बी एक्सेप्टेड, बी अगर बिल एक्सेप्ट करेगा तो हमारे लिए वो बी आर होगा, ड्रॉन बाय ए फॉर 1 मंथ। तो फरवरी 14 है, तो एक महीना अगर मैं कहूं तो आप कहोगे मार्च 14, 3 दिन ग्रेस के मार्च 17। गुड्स सोल्ड टू बी, गुड्स सोल्ड की हैं बी को अगर हम देखें बच्चों 615, और रिसीव्ड कैश फ्रॉम बी 700। तो ये सब ट्रांजेक्शन तो नॉर्मल है। अब देखो बच्चों हम लोग पहले बनाते हैं अपना फॉर्मेट, फिर उसके बाद उसमें पुट करेंगे। जब भी आपने फॉर्मेट बनाना है उसमें बार बार बोलना है कॉलम को, ताकि हमें याद हो जाए। हम यहाँ लिखेंगे बच्चों बी इन अकाउंट करंट विद ए इंटरेस्ट टू 30 जून 2016 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ कॉलम बोल बोल के करेंगे। 6 कॉलम डेबिट में होते हैं और 6 ही क्रेडिट में। पहला कॉलम डेट का, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा ड्यू डेट, चौथा कॉलम बच्चों अमाउंट, पांचवा कॉलम डेज, और छठा कॉलम प्रोडक्ट, इस मेथड के अकॉर्डिंग। सिमिलरली यहां भी 6 बना दो, डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट। तो हमने लिख दिए बच्चों। अब देखो पहले बच्चों हम मेन कॉलम में फिल करेंगे, उसके बाद बात करेंगे जो रफ कॉलम है जिनका काम आपका इंटरेस्ट कंप्यूट करवाना है। तो मेन कॉलम कौन कौन से हैं, आप कहोगे डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो सबसे पहले बच्चों ओपनिंग बैलेंस 2016 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी, कितने रुपीस ड्यू हैं बी से 600। उसके बाद बच्चों सोल्ड की हैं गुड्स जनवरी 11 को, हमने लिख दी टू सेल्स अकाउंट 520। इसके बाद जनवरी 18 बच्चों, अगर जनवरी 18 में देखें तो कहता है बी रिटर्न गुड्स, बी ने वापसी की हैं गुड्स, सेल रिटर्न हो गई, तो हम लिख देंगे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्योंकि बी गिवर हो गया ना जब वो गुड्स वापसी कर रहा है। बच्चों अमाउंट है 125। इसके बाद हमें कहता है बी पेड बाय चेक फरवरी 11, अगर वो हमें पेमेंट कर रहा है तो पैसे आ रहे हैं, वो गिवर है, बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट है बच्चों 400। इससे नेक्स्ट उसने कहा है बी एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन बाय ए फॉर 1 मंथ फरवरी 14, आप लिख दो बाय बी आर अकाउंट। अमाउंट है बच्चों 300। इसके बाद उसने कहा है गुड सोल्ड टू बी अप्रैल 29 टू सेल्स अकाउंट बच्चों 615, और आपको कैश रिसीव्ड हुआ है बी से मई 15 में बाय कैश अकाउंट 700। बच्चों अगर मैं देखूं तो सारी ट्रांजैक्शन मैंने लिख ली।
इसमें ना ड्यू डेट में आपकी मर्जी होती है, जब ओपनिंग बैलेंस होता है तो चाहे उसके सामने मत लिखो, क्योंकि हमें उस दिन को भी इंक्लूड करना होता है। तो जनवरी 11, अप्रैल 29, क्योंकि इनमें कुछ और होना ही नहीं है। सिमिलरली बच्चों जनवरी 18, देन फरवरी 11, क्योंकि इनमें कुछ अलग है ही नहीं। लेकिन यहाँ जो बिल है बच्चों, यहाँ अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा बिल के केस में ना फरवरी 14 एक महीना है, मार्च 14 3 दिन ग्रेस के बच्चों, मार्च 17, और यहाँ पर मई 15 एज इट इज आ जाएगी। हमने लिख दिया बच्चों। अब इसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने ना यहाँ क्वेश्चन में सबसे पहले डेज कंप्यूट करने हैं बच्चों। 2016 में ना जो फरवरी है उसमें ना डेज होते हैं 29, कुछ कह तो रखा नहीं, और उसको लीप ईयर करके टोटल डेज 366 लेंगे, क्योंकि हम फरवरी में 29 डेज ले रहे हैं। तो ऐसे करेंगे बच्चों। तो एक बार काउंट करते हैं। जनवरी ओपनिंग बैलेंस है, फर्स्ट को भी लेंगे तो मैं कहूंगा जनवरी के 31, फरवरी के 29 हो गए 60, मार्च के 31 हो गए 91, अप्रैल के 30 हो गए 121, मई के 31 हो गए बच्चों 152, और उसके बाद जून के 30 तो हो गए बच्चों 182। इसमें से 11 दिन हटा दूं तो 171। बच्चों कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं होती। जैसे आप अप्रैल 29 से गए तो मैं कहूंगा अप्रैल का 1 डे, मई के 31, 32 हो गए टोटल, और जून के 30, तो टोटल बच्चों 62 डेज। बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाते हैं। अभी ये जनवरी 18 है तो एक तरह से 18 दिन इसमें से हटा दो तो 164। हम तो इसको बड़ा आसान करके कैलकुलेट करते हैं ना बच्चों। अब आप कर लेना, मैं कर रहा हूँ रफली 140। यहाँ पर मार्च 17 से हमारा 105, और मई 15 से काउंट करूं तो ये हमारे आते हैं 46। बस बच्चों अब आप सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करो। हमने किया इसको 1,09,200, 171 इंटू 520, ये बच्चों मल्टीप्लाई करके आ रहा है 88920। इसी तरह से अगर मैं 615 को 62 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारा आ रहा है 38130। अब बच्चों इधर कर लेते हैं 125 इंटू 164, ये बच्चों करके आ रहा है 20,500। ये तो बिल्कुल आसान है। 56,000 ये भी आसान है। 31,500 और 46 7 जा 322, 32,200। ये बच्चों हमारी हो गई कैलकुलेशन। अब आप क्लोजिंग को बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले हम प्रोडक्ट कॉलम को बैलेंस करते हैं ताकि हमें पता लगे कि इंटरेस्ट जो है वो किस आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करना। एक दिन का बच्चों इंटरेस्ट कंप्यूट करना होता है, क्योंकि डेज से आपकी ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो गई है, और क्योंकि आपने फरवरी में 29 डेज लिए हैं, क्वेश्चन में कुछ और था नहीं, 2016 था, तो आप सिंपली बात समझना बच्चों कि आपका जब डिवाइड कर रहे होंगे तो 366 से करेंगे। तो एक बार मैंने टोटल किया बच्चों, डेबिट का टोटल ज्यादा है, ये टोटल आ रहा है हमारा 2,36,250। और एक बार बच्चों मैं क्रेडिट का टोटल इसमें से घटा देता हूँ। तो बच्चों क्रेडिट का टोटल लेस करने के बाद आ रहा है ये 96,050। तो मैंने लिख दिया यहाँ, जो सेटलमेंट की डेट है ना वही लिखनी होती है। यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। जो आपका प्रोडक्ट कॉलम है, रफ कॉलम है, उसका बैलेंस आ गया 96,050। आपकी डेज से मल्टीप्लाई हो चुकी है। दोनों जगह इंटरेस्ट कंप्यूट करने की जगह आप एक ही जगह कैलकुलेट करेंगे। अब पता है क्या करना है बच्चों, इस 96,050 के ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूट करना है। तो हमने किया टू इंटरेस्ट अकाउंट 96,050 बच्चों, रेट है 6% और 1/366। अगर यहाँ फरवरी में 29 डेज इसने लिख दिया होता ना 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज, या फरवरी की जरूरत ना पड़ती तो हम 365 ही लेते, क्योंकि वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ना बच्चों। लेकिन फिर भी जो तरीका है वही करेंगे। तो ये बच्चों कंप्यूट होकर आ रहा है हमारा 15.75। बस बच्चों अब आपका काम है मेन कॉलम जो आपका अमाउंट का है इसका बैलेंस कर लो। तो हमने किया यहाँ बैलेंस, हमने यहाँ लिखा टोटल। डेबिट का टोटल ज्यादा है बच्चों, ये आ रहा है 1750.75,
और इसमें से हमने क्रेडिट का टोटल लेस कर दिया, तो इसको यहाँ बोलेंगे बाय बैलेंस शीट। ये एक तरह से जो पैसे आपने अभी भी लेने, तो ये मैंने लेस कर दिया, हमारा आ रहा है 225.75। यूं करना है बच्चों, एक बार आराम से देखो। हालांकि जब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना, फिर हमें बड़ा इजी लगने लग जाता है। अब बच्चों देखो, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है बिल्कुल, तो करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहता है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, from the following particulars prepare a account current as sent by Mr. Ram to Mr. शिवा। अब आप ये देखो बच्चों कि राम जिसकी बुक्स हैं वो बना रहा है किसके साथ, मिस्टर शिवा के साथ। तो यहाँ अगर शिवा की बात करें हम, तो वो पहले लिखा जाएगा, उसके साथ राम की फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन, और ये बुक्स राम की हैं। एज ऑन 31 अक्टूबर 2016 बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट मेथड चार्जिंग इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट किस रेट से है, 5%। आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। बैलेंस ड्यू फ्रॉम शिवा 750, सोल्ड गुड्स टू शिवा, गुड्स रिटर्न बाय शिवा, शिवा पेड बाय चेक और रिसीव्ड कैश फ्रॉम शिवा। तो एक बार बच्चों हम लिख देते हैं। हमने सबसे पहले करना क्या है, हम यहाँ लिखेंगे शिवा इन अकाउंट करंट with Ram, interest to 31st October 2016 at the rate of 5% per annum। अब बच्चों हम वही कॉलम बना लेते हैं अपने, और मैंने जैसे आपको बोला है कि आपने बोल बोल कर लिखना है इनको। सबसे पहले डेट, इवन मिडल में एक लाइन लगा लो। 6 कॉलम डेबिट में, 6 क्रेडिट में। डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद बच्चों ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट। सेम यहां पर बच्चों डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट हमने लिख भी दिया। अब देखो, सबसे पहले बच्चों मेन कॉलम पे काम करना होता है, बाकियों को बाद की बात है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2016, हम यहां पर अगर देखें ना बच्चों, तो जुलाई 1 में ओपनिंग बैलेंस है, जो हमने बैलेंस ड्यू फ्रॉम शिवा है 750, तो हमने लिख दिया। तो हमने यहां लिख दिया टू बैलेंस बीडी 750। फिर आप कह रहे हो कि हमने 15 अगस्त को सेल किया, तो अगस्त 15 टू सेल्स अकाउंट, ये बच्चों हमारी है 1250। इसके बाद 20 अगस्त गुड्स रिटर्न बाय शिवा, तो अगर वो वापसी कर रहा है तो यहां लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। ये बच्चों 200। इससे नेक्स्ट है शिवा पेड बाय चेक, शिवा ने चेक से पेमेंट किया है, तो हम सितंबर 20 बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि वो गिवर है ना बच्चों 800। और फिर आपको फिर कैश मिला है उससे, कब, अक्टूबर 15 में, बाय कैश अकाउंट। अमाउंट है बच्चों 500। अब हमें करना कैसे है वो समझना आप। हमें सबसे पहले जो ओपनिंग डेट है उसमें तो ड्यू डेट मत लिखो, बाकियों में तो सीधा एज इट इज वही डेट लिख दो, अगस्त 15, अगस्त 20, सितंबर 20 और अक्टूबर 15। अब बच्चों आप डेज काउंट करो, जैसे मैंने कहा जुलाई 1 से 31 अक्टूबर तक। आप कहोगे 1 जुलाई को भी इंक्लूड करना है, मैंने कहा हाँ, तो आपने कहा जुलाई के 31, यहीं रफली कर देते हैं, जुलाई के 31, अगस्त 31, सितंबर 30 और अक्टूबर 31। तो बच्चों इसका टोटल गया, ये बन रहा है 123। समझ गए बात। इसी तरह अगस्त 15 से हमने कहा, तो आपने कहा ये 16 दिन ले लो, तो यहाँ तो इसको हटा दो, 77 डेज। सिमिलरली बच्चों इधर कंप्यूट कर लेते हैं, ये हमने किया 77, ये अगस्त 15 है ना, 20 होते ही 72 डेज। यहाँ किया बच्चों 39 डेज।
और यहाँ पर अगर मैं काउंट करूं तो 16 डेज। अब यहाँ पर कोई फरवरी नहीं आया, हमने नहीं कंसीडर किया, तो हम 365 डेज ही लेंगे ईयर में। अब बच्चों कंप्यूटेशन करते हैं हम लोग। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो पहले 750 इंटू 123, तो बच्चों 92250। सिमिलरली 1250 इंटू 77, 96250। अब अगर हम यहां देखें बच्चों तो 200 इंटू 72, 14400, 800 इंटू 39, 31200, और लास्ट वन इज 500 इंटू 16, 8000। अब बच्चों हमारा काम होता है पहले प्रोडक्ट का जो कॉलम है उसका बैलेंस करना, क्योंकि उसी के ऊपर तो इंटरेस्ट कंप्यूट होना है। तो हमने किया बच्चों, डेबिट साइड का टोटल ही एज हमेशा जो ज्यादा होता है यहाँ ज्यादा है, तो आपको करना क्या है, टोटल यहाँ का हो गया 188,500, इसमें से आप क्रेडिट का टोटल घटा दो। तो हम यहाँ लिखते हैं महीने जो सेटलमेंट की डेट है वो बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। हम यहां लिखेंगे बच्चों सेटलमेंट की डेट पर बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो मैं ये लेस कर रहा हूं, ये लेस करके आ रहा है हमारा 1,34,900। बच्चों अब इसके ऊपर 5% से इंटरेस्ट कंप्यूट करना है। तो हमने यहां लिखा अक्टूबर 31 टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,34,900, 5%, 1/365। तो बच्चों हमने इसको सोल्व किया, ये हमारा आ रहा है इंटरेस्ट 18.48। बस बच्चों अब हमारा काम पता है क्या रह गया, हम इसका टोटल करके ये घटाते तो बैलेंस आ जाएगा अक्टूबर 31 में ही। टोटल आ रहा है 2018.48, और इसमें से ये घटा दो बच्चों, इधर का है हमारा 1500, तो ये इसमें से लेस कर दिया। बाय बैलेंस CD 518.48 हो गया बच्चों, ऐसे करना है। अब आप ये देखो ना कि अगर हम ये फॉरवर्ड मेथड करें, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है, तो अब जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हमें करना आ गया। अब बच्चों मैं ना एक क्वेश्चन आपको बैकवर्ड मेथड से करा रहा हूं कि आपको समझ आए कि बैकवर्ड मेथड करते कैसे हैं। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, हम लोग करेंगे सारे क्वेश्चन फॉरवर्ड मेथड से ही, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बैकवर्ड मेथड से क्वेश्चन करा देता हूं। जो आपका क्वेश्चन 3 है ना बच्चों, उसको करवा रहा हूं बैकवर्ड मेथड से। बच्चों हमने पहले इसको किया था किससे, फॉरवर्ड मेथड से। अब मैं इसको किससे कर रहा हूं, बैकवर्ड मेथड से। थोड़ा सा अलग है बैकवर्ड मेथड, तो आप समझना इस क्वेश्चन को। इपोक मेथड से करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों रिपीट कर रहे हैं बैकवर्ड मेथड से, और सिंगल इसी को ही करेंगे वैसे ही। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेक अप एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय मिस्टर जी टू मिस्टर एच ऑन 31 December 2016 टेकिंग इंटरेस्ट इनटू अकाउंट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। बच्चों ये मैंने ठीक कराया है 18%, या बाय चार्ज टाइप में हो गया 8%। 1 जुलाई को बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर एच, मिस्टर एच ने कितने रुपीस देने हैं, 600। जो आपके मेन कॉलम होते हैं ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप फॉरवर्ड मेथड यूज करो, बैकवर्ड करो, या इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल से करो। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एच, और क्रेडिट अलाउड है बच्चों 1 मंथ। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर एच, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट पीरियड रिसीव्ड 1 मंथ, 200। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एच, मिस्टर एच एक्सेप्टेड मिस्टर जी's ड्राफ्ट एट 3 months। तो ये सब गिवन है बच्चों। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि जो बिल है ना, वो एक्सेप्टेड होने से पहले क्या बोला जाता है, ड्राफ्ट। तो जैसे ही उसने एक्सेप्ट कर लिया, आपके लिए BR हो गया और मिस्टर एच के लिए BP। हम तो मिस्टर जी की बुक्स बना रहे हैं, जिसकी बुक्स हैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया जाता है। एच इस जगह पर गिवर है जब वो बिल एक्सेप्ट कर रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट करंट बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट मेथड। पहले इसी को फॉरवर्ड से किया था, अब किससे कर रहे हैं, बैकवर्ड मेथड से। तो शुरू करते हैं बच्चों। कॉलम वैसे के वैसे 6 ही बनेंगे दोनों साइड, बस डेज कंप्यूट करने का तरीका चेंज हो जाता है। तो हमने यहां लिखा बैकवर्ड मेथड। तो आपको बच्चों मैंने बताया है कैसे करना है। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे H इन
अकाउंट करंट विद जी। इंटरेस्ट का रेट 18% है तो लिख देंगे इंटरेस्ट टू, डेट है बच्चों 31 दिसंबर 2016 एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। हम कंप्यूट करते हैं बच्चों। सबसे पहले कॉलम मैंने आपको बोला था बार बार बोलना है आपको बच्चों, चाहे वो जितनी बार भी क्वेश्चन करोगे। डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट। यहां पर भी प्रोडक्ट यूज होता है, मैंने बोला है डेज कंप्यूट करना अलग है, वैसे सेम रहेगा। पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम यहां देखें तो ओपनिंग बैलेंस जो एच ने देने हैं 1 जुलाई 2016 टू बैलेंस बीडी 600। इसके बाद अगर हम देखें तो 30 जुलाई सोल्ड किए हमने गुड्स, तो हमने लिख दिया टू सेल्स अकाउंट। ड्यू डेट का कॉलम बाद में फिल करते हैं हम लोग। अमाउंट है बच्चों 300। इसके बाद उसने कहा है 1 अगस्त को गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर एच, तो हमें उससे गुड्स परचेज किए हैं, लिख देते हैं। अभी हमने बच्चों गुड्स बेची थी, अब हमने परचेज की तो हमने लिख दी अगस्त 1 बाय परचेसेस अकाउंट। अमाउंट है बच्चों 200। उसके बाद कहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एच, तो लिख देते हैं यहां पर सितंबर 1 बाय कैश अकाउंट 100। इसके बाद है मिस्टर एच एक्सेप्टेड मिस्टर जी's ड्राफ्ट एट 3 months डेट, तो उसने हमारा जो बिल है वो एक्सेप्ट किया है बच्चों, तो लिख देते हैं बाय बीआर अकाउंट 400। अब बच्चों यहां से ड्यू डेट पे चलते हैं। पहले में तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, लिखनी हो तो जुलाई 1, क्योंकि उस दिन को इंक्लूड करना होता है इसलिए हम लेते नहीं है। जो आपने 30 जुलाई को सेल किया है ना, क्रेडिट पीरियड 1 मंथ है तो अगस्त 30। ठीक है, यहां पर आपने परचेज की है तो यहां पर आपको क्रेडिट पीरियड 1 मंथ मिला है। 1 अगस्त है तो आप लिखेंगे सितंबर 1। इसके साथ नहीं है तो जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है। और नेक्स्ट वाले में बिल की जो डेट है वो बच्चों 3 मंथ्स का है, तो हम कहेंगे अक्टूबर 1, नवंबर 1, दिसंबर 1, 3 दिन ग्रेस के, दिसंबर 4। अब बैकवर्ड मेथड में क्या अलग है वो समझना, बिल्कुल अलग हो जाता है उससे। हम यहाँ ना डेज अभी तक कैसे कंप्यूट करते थे, जिस दिन ड्यू डेट है वहां से जिस दिन सेटलमेंट हो रही है, लेकिन अब रिवर्स है बच्चों बिल्कुल, और यूनिक वे में सीखेंगे आप, इसलिए इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बोला जाता है। ये जो आपकी ओपनिंग डेट है ना, यहां से ड्यू डेट तक का टाइम पीरियड काउंट करना है। जैसे जुलाई 1 है यहां से, तो हम सबसे पहले वाले में तो डेज लिखेंगे ही नहीं क्योंकि वो जुलाई 1 ही है। उसके बाद अगस्त 30, तो आप एक बार काउंट करोगे बच्चों, मैं कहूंगा जुलाई 1 और इंक्लूड करना है क्योंकि ओपनिंग की डेट है 31, और अगस्त कौन सी डेट है यहाँ पर 30, तो यहां से कितने डेज हो गए 61। अभी बच्चों आराम से सीखना है। ये जैसे सितंबर 1 है तो यहाँ एक दिन सितंबर का भी लिख दो, अगस्त के 31 लिख दो, तो हम कहेंगे उस केस में 63 दिन, इन दोनों में 63 डेज। और यहाँ दिसंबर 4 है बच्चों, मैं काउंट कर रहा हूं, मैंने कहा जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 4। बच्चों टोटल किया हमने 157। यूं कंप्यूट करना है बच्चों। अभी एक चीज और करनी है, आप ये देखो कि 900 रुपए की आपका यहाँ डेबिट है, क्रेडिट कितना है 700, तो आपका कितना रहता है अभी बैलेंस 200। तो आप 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का उस 200 पे भी
पीरियड काउंट करेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे उस केस में, हमने यहाँ लिखा दिसंबर 31 बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। ये वो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, वो अलग आएगा। 200 जो बैलेंस है ना उसको मल्टीप्लाई करना है। एक बार बच्चों यहाँ पर एक बार आप दिसंबर 31 लिख दो, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक मैं टोटल कर पा रहा हूँ 184 डेज। तो 184 से मल्टीप्लाई। अभी बच्चों रिपीट कर दूंगा और सारा समझ आ जाएगा, उस चीज की आप चिंता छोड़ दो कि आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी। अब अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ तो नील ही हो गया प्रोडक्ट, अगर ये 0 है तो ये 0। यहाँ मल्टीप्लाई किया हमने 18,300, यहाँ मल्टीप्लाई किया 12,600, यहाँ 6,300, यहाँ मल्टीप्लाई किया 157 इंटू 400 62,800, और यहाँ मल्टीप्लाई किया बच्चों 200 इंटू 184 36,800। ये बैकवर्ड मेथड में क्या है, अगर उसका आपका टोटल डेबिट का ज्यादा आता था, इसमें वही बैलेंस आपका क्रेडिट का ज्यादा आएगा। लेकिन इसमें रिवर्स है सिस्टम, क्रेडिट का ज्यादा आने का मतलब वो डेबिट बैलेंस ही है, क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया है। जहां तक कैलकुलेशन करनी थी वहां की बजाय जिस दिन हमारी ड्यू डेट है वहां से आपकी ओपनिंग डेट की कैलकुलेशन हुई है, मतलब ओपनिंग डेट से ड्यू डेट तक की कैलकुलेशन हुई है। तो एक बार बच्चों आप करो क्रेडिट का टोटल। मैं कर रहा हूं 1,18,500। ये रफ कॉलम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किधर लिखा गया कैसे। तो यहां लिखो आप दिसंबर 31 टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, इसके ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूट होगा। ये मैंने घटा दिया 1,02,000 और इस पे इंटरेस्ट लगाओ टू इंटरेस्ट अकाउंट। बच्चों भी मैं पूरा रिपीट करूंगा। 1,02,000, इंटरेस्ट का रेट है 18%, 1/365। तो बच्चों हमने इसको पहले भी कंप्यूट किया था, ये 49 फॉरवर्ड मेथड से। 949 में से 700 लेस कर दो तो आपका बैलेंस 249। अब मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, आराम से समझना कि कहां हम अलग हुए फॉरवर्ड मेथड से। जो मेन कॉलम है ना बच्चों, वहां कोई अंतर नहीं। मतलब अगर मेरे से कोई पूछे टू बैलेंस बीडी, टू सेल्स अकाउंट बाय परचेसिस बाय कैश बाय बीआर अकाउंट, यहां कोई डिफरेंस मैं कहूंगा नहीं। ड्यू डेट फिल करने तक कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन जब डेज काउंट होंगे तो आपका जो इनडायरेक्ट मेथड है, जिसको बैकवर्ड मेथड कहते हैं, इसमें क्या होगा बच्चों, डेज विल बी कैलकुलेटेड। डेज जो हमारे कैलकुलेटेड होंगे फ्रॉम ओपनिंग डेट टू ड्यू डेट। आपके डेज पहले ड्यू डेट से क्लोजिंग डेट तक के कंप्यूट होते हैं। अब क्या होगा, ओपनिंग डेट से ड्यू डेट तक के कंप्यूट होंगे। सेकेंड वन, दूसरा चेंज क्या है, ये जो बच्चों बैलेंस बचेगा, द बैलेंस ऑफ अमाउंट बिफोर कैलकुलेटिंग interest will be multiplied by days counted from opening date to closing date। ये इसमें नया है। आपने क्या किया है, ओपनिंग डेट से क्लोजिंग डेट तक के डेज कंप्यूट करके जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका आपने प्रोडक्ट निकाला है, और उसके बाद आपने बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कंप्यूट किया। इसमें रिवर्स आना होता है, इसलिए इसको बैकवर्ड मेथड बोलते हैं। तो ये जो अमाउंट है ये एक तरह से प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग, मतलब जो फॉरवर्ड मेथड है उसके अकॉर्डिंग डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, बैकवर्ड के अकॉर्डिंग लगता है क्रेडिट साइड का ज्यादा है, लेकिन हमने रिवर्स कैलकुलेशन कर रखी है तो डेबिट साइड का ही ज्यादा कंसीडर होगा। ये मतलब इस अमाउंट के ऊपर एक दिन का जो इंटरेस्ट कंप्यूट होगा वो हमें चार्ज करना है। तो ये 49 आ गया, और इसके बेसिस पर क्या कैलकुलेट होता है बच्चों, बैलेंस। तो हम लोग इसको क्यों करेंगे जो इतना टिपिकल हो जाता है।
हम लोगों को जब स्टडी में करी फॉरवर्ड से रखा है, उन्होंने इसी क्वेश्चन को पार्ट करके समझाने की कोशिश की है कि बैकवर्ड से भी कंप्यूट हो सकता है। बच्चों जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल 7, 6, आप कोई भी क्वेश्चन को बैकवर्ड से कर लेना, बिल्कुल वही आंसर आएगा। लेकिन आपने ये दो चीजों को कंसीडर करना है। पहले डेज कहां से काउंट करोगे? ओपनिंग डेट से ड्यू डेट तक। और दूसरे नंबर पे आप क्या करोगे? जो बैलेंस होगा उसको भी मल्टीप्लाई करोगे। डेज कहां से? ओपनिंग डेट से क्लोजिंग डेट तक। आपका आंसर ऑटोमेटिकली मैच करेगा। रेड इंक इंटरेस्ट। बच्चों टॉपिक शुरू करने से पहले और इसमें लिखवाने से पहले मैं एक बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, ताकि आपको समझ आए कि ये क्या है। मैंने बच्चों किसी का ना बिल एक्सेप्ट किया, बीपी है वो मेरे लिए 3 महीने का। डेट थी जिस दिन मैंने एक्सेप्ट किया 1 जून। तो आपको पता है बच्चों 3 महीने बनेंगे, जुलाई 1, अगस्त 1, सितंबर 1, 3 दिन ग्रेस के, सितंबर 4। मैंने जुलाई 1 को ही उस पर्सन की पेमेंट कर दी। तो क्या मुझे उस पर्सन को इंटरेस्ट देना पड़ेगा? आप कहोगे सर इंटरेस्ट क्यों देना पड़ेगा, आपने कोई लेट पेमेंट थोड़ा की है। आपको तो रिबेट मिलेगी, रिबेट ऑन बिल, दैट इज आल्सो कॉल्ड इंटरेस्ट। वो किस पीरियड का? जो 2 महीने मैंने पहले पेमेंट की है। बच्चों सेम यहां पर हम लोग किसी से फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन करने के बाद किसी ना किसी दिन तो अकाउंट सेटल होगा ना। और हमें पता है कि इंटरेस्ट इज इंटीग्रल पार्ट, इंटरेस्ट सबसे मेन पार्ट है उस लेजर का, इसलिए इसको अकाउंट करंट कहते हैं। तो बच्चों मुझे ये बताना है कि मान लो जो ड्यू डेट है वो बाद की है, जिस दिन पेमेंट करनी थी वो बाद की डेट है, और हम सेटलमेंट पहले ही कर रहे हैं। तो जिस पर्सन ने पहले पेमेंट की है, क्या उसको इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अब जब आज की डेट पर जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो अगर आपको इंटरेस्ट देना है तो आप कहोगे इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दो, और अगर चार्ज करना है तो आप कहोगे इंटरेस्ट को डेबिट करो। तो आप बच्चों मेरे से क्या समझने वाले हो कि पास्ट में ना इसको रेड इंक इंटरेस्ट इसलिए बोलते थे कि वो माइनस नेगेटिव इंटरेस्ट यूज करते थे। डेबिट क्रेडिट की बजाय क्या यूज करते थे? नेगेटिव इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट देना है तो उसके लिए नेगेटिव इंटरेस्ट लिख देते थे, और उसको रेड इंक से लिखा जाता था। तो मैं लैंग्वेज लिखूंगा जो हमारी बनती है, वो आप आराम से समझ लेना। फिर एक ही क्वेश्चन है बच्चों रेड इंक इंटरेस्ट का, और उसके बाद तीसरा मेथड है हमारा बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस मेथड। ये यूज करते हैं बैंक वाले करंट अकाउंट के लिए, तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले रेड इंक इंटरेस्ट की थ्योरी लिखवा रहा हूं आपको बच्चों, समझ आए क्या है रेड इंक इंटरेस्ट। बच्चों लिखते हैं इन केस द ड्यू डेट ऑफ ए बिल फॉल्स। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि नेगेटिव इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। तो आप कहेंगे इन केस द ड्यू डेट ऑफ ए बिल फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट। जिस दिन आप सेटल कर रहे हो ड्यू डेट उसके बाद फॉल हो रही है। पहले तो आप ड्यू डेट से क्लोजिंग तक की डेट तक जाते हो ना, अब क्लोजिंग की डेट पहले आ रही है, ड्यू डेट बाद में है। क्वेश्चन में आपको दिखेगा यहां, देन नो इंटरेस्ट इज अलाउड फॉर डेट, हाउएवर इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट, ये मैंने बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, ऑफ क्लोजिंग टू सच डेट, इवन सच ड्यू डेट बच्चों, ऑफ क्लोजिंग टू सच ड्यू डेट इज रिटन इन रेड इंक in the appropriate side of the account current. This interest is called, इस इंटरेस्ट को क्या कहते हैं बच्चों? दिस इंटरेस्ट इज कॉल्ड रेड इंक इंटरेस्ट।
अगर आप सेलर हो तो आपको देना पड़ेगा, अगर आप बायर हो तो आपको चार्ज करना है। दिस रेड इंक इंटरेस्ट, दिस रेड इंक इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज नेगेटिव इंटरेस्ट। ये रिवर्स जो हो गया, ट्रीटेड एज नेगेटिव इंटरेस्ट। इट इंप्लाइज दैट रिबेट विल बी अलाउड। आप इसको रिबेट कह सकते हो इंटरेस्ट की जगह। इफ सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर डेट ट्रांजैक्शन इज डन ऑन अकाउंट करंट डेट। आप समझ रहे हो कि आगे की ड्यू डेट है और अभी हम सेटल कर रहे हैं पहले ही, तो वहां पर रेड इंक इंटरेस्ट की प्रॉब्लम आएगी। एक बार आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, बच्चों समझ आ जाएगा। हम लोग पता है क्या है, फॉर्मेट वही का वही है, क्या बढ़ेगा वो अभी इसके अंदर से डिस्कस हो जाएगा सारा का सारा। थोड़ा सा बच्चों बड़ा पड़ेगा, सिंगल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस के लिए हमारे पास क्वेश्चन नहीं है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस took place between X and Y during the month of April 2016। तो यहां सबसे पहले लिख रहा है अमाउंट पेएबल बाय X टू Y। X ने देने हैं बच्चों Y के 10,000 रुपए। इसी तरह रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ X टू Y फॉर 2 months। अब इसकी बात सुनना बच्चों, क्या कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक आउट एन अकाउंट करंट बाय प्रोडक्ट मेथड टू बी रेंडर्ड। प्रोडक्ट मेथड का मतलब हम लोग बच्चों प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन करेंगे, फॉरवर्ड मेथड यूज करेंगे। इपोक मेथड आपको समझो सिर्फ समझना था। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक आउट एन अकाउंट करंट बाय प्रोडक्ट मेथड टू बी रेंडर्ड बाय एक्स। किसकी बुक्स हो गई, एक्स की। और बच्चों यहाँ एक्स का ही नेगेटिव बैलेंस है, एक्स ने देने हैं एक तरह से, तो वाई का आप कह सकते हो क्रेडिट बैलेंस। आप लिखेंगे वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स, और किस डेट तक का करना है, इंटरेस्ट टू 30th April 2016 टेकिंग इंटरेस्ट इनटू अकाउंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और इसमें बच्चों लिख रखा है एज्यूम 1 year इक्वल टू 365 डेज। वैसे भी फरवरी नहीं आ रहा था तो हम 365 डेज ही लिख कर चलते। अब मैं करवा रहा हूं, आप आराम से समझना। मैंने आपको बता रखा है 3 मेन कॉलम होते हैं, 3 रफ कॉलम होते हैं। तो पहले यहां मेन कॉलम पे करेंगे क्योंकि वो सबसे मेन है। हम यहां लिखेंगे बच्चों वाई इन अकाउंट करंट with X interest to 2016 at the rate of 10% per annum। बच्चों मैंने बोला था कि आपको बार बार कॉलम बोलकर लिखने हैं, ये लास्ट है ये क्वेश्चन। अगले 2 क्वेश्चन करंट अकाउंट के हैं बच्चों, जो बैंक में होता है बिजनेसमैन का, तो वो उसका फॉर्मेट अलग हो जाता है। तो इसलिए अब आपको ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर बोलूंगा मैं कॉलम। 6 कॉलम डेबिट में, 6 क्रेडिट में। पहला डेट, सेकंड पर्टिकुलर्स, थर्ड ड्यू डेट, फोर्थ अमाउंट, फिफ्थ डेज और सिक्स्थ प्रोडक्ट। सेम यहां पर डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट लिख देते हैं आप बच्चों बस। तो 3 मेन कॉलम है बच्चों, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, दोनों साइड। पहले तो यही फिल होंगे, फिर बात आएगी ड्यू डेट, डेज और प्रोडक्ट, और जो रिवर्स वाला सिस्टम है। सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें तो एक्स की बुक्स हैं और वाई का अकाउंट बन रहा है, इसलिए हमने वाई को पहले लिखा। इसने क्या लिखा, इसने लिखा अमाउंट पेएबल बाय एक्स टू वाई। एक्स ने देने हैं बच्चों वाई के कितने, 10,000। तो क्रेडिट बैलेंस हो गया, हमने लिख दिया 2016 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी। बच्चों ये 10,000। फिर जो कहा है
जहां ना समझ आ रहा हो ना वहां एंट्री बोल कर देख लेना, क्योंकि उसमें बच्चे को दिक्कत नहीं आती। रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई, बच्चों एक्स की एक्सेप्टेंस का मतलब एक्स के लिए बीपी है। एक्स ने अगर बीपी एक्सेप्ट किया है तो एंट्री बनती है वाई टू बीपी, तो वाई के डेबिट में लिखेंगे। कौन सी डेट को एक्सेप्ट किया है? 7 अप्रैल को, 2 महीने का है बच्चों, तो ड्यू डेट तो बाद में लिखेंगे, पहले तो अभी 7 अप्रैल लिखो। टू बिल्स पेबल अकाउंट, जहां एंट्री ना समझ आ मतलब जहां आपको ना समझ आ रहा हो कहां लिखना है वहां पहले एंट्री लिखो, वो बिल्कुल आसान कर देगी चीज को। नेक्स्ट बच्चों 10 अप्रैल को बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय वाई, मतलब हमारे लिए बी आर है, वाई ने एक्सेप्ट कर रखा था। कब? 7 फरवरी को, इज ऑनर्ड ऑन हिज दिस ड्यू डेट, और 10 अप्रैल को ड्यू डेट बनती होगी, उसने पैसे दे दिए। मेरे से कोई पूछे कैसी एंट्री होगी अगर सामने वाले ने पैसे दे दिए ड्यू डेट पे बिल के अगेंस्ट, तो मैं कहूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सीखते हैं बच्चों, तो मेरे से कोई पूछे यहां, मैं कहूंगा कोई इफेक्ट नहीं होगा। कैसे कर सकता हूं बच्चों इफेक्ट? कोई बी आर था, कब का एक्सेप्ट है? 7 फरवरी को, तो उस टाइम पे लिख दिया होगा ना, उस टाइम पे उसको गिवर माना होगा। अब ओनर्ड हो गया ड्यू डेट पे, तो इसकी कोई एंट्री पूछे बैंक टू बी आर, तो वाई के अकाउंट में, मैं कहूंगा वहां क्यों आएगा? तो बच्चों इसका कोई इफेक्ट नहीं होना, जान कर दे रखा है बीच में। अब इससे नेक्स्ट, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, मेरे से कोई पूछे एंट्री, मैं कहूंगा वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो वाई के डेबिट में लिखो टू सेल्स अकाउंट। इनवॉइस की डेट है बच्चों 10 मई, तो ड्यू डेट लिख लेंगे अभी पहले 10 अप्रैल। ये जो 10 मई दे रहा है, आगे की डेट दे रहा है, ये जानबूझकर दी जा रही हैं कि आपका रेड इंक इंटरेस्ट बने। तो बच्चों हमने ये लिख दिया 15,000। इससे नेक्स्ट बच्चों कहता है एक्स रिसीव्ड चेक फ्रॉम वाई, एक्स को ना वाई से चेक मिला है 12th को, डेट उसके ऊपर क्या है अभी लिख लेंगे। ड्यू डेट के कॉलम में लिखना ही बाद में है, सिंपल सी बात है, तो हमने यहाँ लिख दिया। किसी से भी बच्चों आपको चेक मिलता है तो आप यही तो लिखते हो ना, बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट की अगर बात करें तो बच्चों 7,500। इससे नेक्स्ट कह रहा है वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स, अगर वाई ने एक्स को गुड्स बेची हैं तो एक्स ने क्या की है? परचेस। अगर हम परचेस करते हैं तो क्या एंट्री होती है हमारी? हम कहेंगे परचेसिस अकाउंट डेबिट टू वाई, तो वाई गिवर हो गया ना, तो वाई के क्रेडिट में हम लोग लिख देंगे बाय परचेसिस अकाउंट, बाय परचेसिस अकाउंट। बच्चों अगर हम यहां देखें तो ये है 6,000। इसके बाद हमें उसने कहा है एक्स रिटर्न गुड्स सोल्ड बाय वाई ऑन 15 अप्रैल, ये जो ऊपर 15 अप्रैल को उसने बेची है ना, आपने 20th को वापसी कर दी। जब हम वापसी करते हैं तो उसको परचेस रिटर्न कहते हैं। अप्रैल 20 को हमने की है तो लिख दी हमने टू परचेसिस रिटर्न अकाउंट। और इससे नेक्स्ट बच्चों बिल एक्सेप्टेड बाय वाई इज डिसऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट, वाई ने जो बिल एक्सेप्ट कर रखा था तो बच्चों हमारे लिए तो वो बी आर हो गया। मेरे से कोई पूछे कि हमारा बी आर डिसऑनर हो गया, तो मैं कहूंगा बी आर मिला होगा तो एंट्री की होगी बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, डिसऑनर हो गया तो रिवर्स एंट्री वाई टू बी आर अकाउंट। एक बात समझो बच्चों, बिल डिसऑनर होता है तो हम कोई नोटिंग चार्जेस कोई बात नहीं कर रखी उसने, तो हम तो सिंपल लिख देंगे वाई टू बी आर, तो वाई के डेबिट में लिखेंगे। क्योंकि जब ये चैप्टर के एंड में पहुंचता है ना बच्चों, तो इसका इंटेंशन होती है कि अब मिक्स किया जाए, तो वो मिक्स अप हो रहा है यहां पर। ये बच्चों हमने लास्ट ट्रांजेक्शन भी लिख दी। अब उसके बाद आप देखो बच्चों, जो 7 अप्रैल को था उसकी ड्यू डेट, तो बच्चों ये 2 महीने की एक्सेप्टेंस दी थी हमने, तो आप कहोगे सर मई 7 जून 7 3 दिन ग्रेस के, तो बच्चे क्या हो गए जून 10। अभी सिर्फ डेट लिखूंगा ड्यू डेट, कुछ भी और नहीं। इसी तरह अप्रैल 10 है बच्चों, जो सी ये वाली जो सेल की है हमने, तो उसके केस में आपको इनवॉइस की डेट क्या दे रखी है? आप कहोगे 10 मई, तो ये 10 मई लिख दो। आप देखो ना, इस डेट से आगे की डेट पर चल रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी ड्यू डेट लिखेंगे और कुछ भी नहीं। इसके बाद एक्स ने रिसीव्ड किया है चेक
चेक के ऊपर डेट क्या लिखी हुई है बच्चों, मई 15। फिर वो कह रहा है कि वाई ने हमें गुड्स बेची है, इनवॉइस डेट क्या है, मई 15। तो हमने अगर वापस की वही गुड्स तो वही मई 15। और लास्ट बच्चों क्या लिखा है, बिल एक्सेप्टेड बाय वाई इज डिसऑनर ऑन दिस ड्यू डेट। आप समझो ना बच्चों, 20 अप्रैल को ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर हुआ है, जिसकी ये एंट्री हुई, तो उसकी ड्यू डेट 20 अप्रैल ही तो थी, तो यहां अप्रैल 20 ही लिख दो। अब जिसको जिस ड्यू डेट में दिक्कत आई है बच्चों बता दो, ताकि उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। अब बच्चों जो आगे की डेट है ना, जैसे ये जून 10 है, तो मेरे से कोई पूछे, अब मैं कहूंगा अच्छा अप्रैल 30 को सेटलमेंट हो रही है, और ये 10 जून उससे आगे की फ्यूचर डेट है, और उस वाले पैसे अभी ही सेटल हो रहे हैं। तो क्योंकि देखो ना बच्चों, इसका टोटल बन रहा है 15 5 20 26, और इसका टोटल बन रहा है हमारा 23,500। तो अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूंगा 2500 रुपए बनते हैं। अब इंटरेस्ट स्टोर करके अभी सेटल कर रहे हो, जबकि 30 अप्रैल को सेटल कर रहे हो, और कई पेमेंट उसके बाद की है, तो इंटरेस्ट चार्ज थोड़ा किया जाएगा, इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा। सिमिलरली इस साइड जो है वो इंटरेस्ट अलाउड थोड़ा किया जाएगा, वो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, जिसको रिवर्स बोलते हैं, नेगेटिव इंटरेस्ट। तो हम लोग ऐसे नेगेटिव में डेज तो लिखेंगे नहीं, रिवर्स साइड लिखेंगे, तो उसमें कैसे प्रॉब्लम आती है वो समझना। मैंने कहा जून 10 तक, अप्रैल 30 के बाद, तो आप कहोगे सर मई का के 31 और जून का 10, टोटल 41 डेज बन रहे हैं। अब 41 डेज यहां माइनस के थोड़ा लिखूंगा बच्चों, मैं कहूंगा डेबिट का रिवर्स होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिख दो। तो ये अब हम ऐसे करेंगे, अप्रैल 30, मैं पहले इस ट्रांजेक्शन को कवर कर रहा हूं बच्चों जो जून 10 को हुई है, तो यहां हम लिखेंगे बाय रेड इंक प्रोडक्ट। नाम इसका तब से रेड इंक, अब वही उसी से करते हैं, लेकिन नाम अभी भी उसका वही लिखा जाता है, बाय रेड इंक प्रोडक्ट। पहले तो उस पेन से लिख देते थे ना, रेड कलर से। एज पर कॉन्ट्रा, रिवर्स कर रहे हैं। तो आपसे कोई पूछे, मैं कहूंगा ये इसकी है जून 10 वाले की। कितने दिन आगे हैं, 41 डेज। किस अमाउंट पे, 5,000 पे। यहां अमाउंट में नहीं लिख सकते, मेन कॉलम का तो बात खत्म है, अब तो रफ कॉलम की बात हो रही है। तो 41 डेज आगे बच्चों, तो अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे 41 डेज बन रहे हैं 2,05,000। अभी बच्चों एक बार पूरा आप करने देना, फिर डाउट लूंगा आपके, ताकि आपको समझा सकूं। जैसे ये मई 10 है, तो आप कहोगे सर यहाँ तो सिर्फ 10 दिन हुए, तो अगेन अप्रैल 30 बाय रेड इंक प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा। यहां आप ड्यू डेट डालेंगे, ड्यू डेट है मई 10, डेज बनते हैं 10, अमाउंट है 15,000 इंटू 10, तो ये बच्चों 1,50,000। इसी में बच्चों आगे अगर हम बात करें तो मई 15, कितने दिन हो गए, 15, तो हम यहां लिखेंगे। तो यहां अगर मैं बात करूं तो अप्रैल 30, लास्ट बच्चों ये वाला बाय रेड इंक प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा, जस्ट रिवर्स जाता है ये। तो मैं कहूंगा मई 15, 15 दिन, किस अमाउंट पे, आप कहोगे 1,000 पे, तो ये बच्चों 15,000। और आप कहोगे अप्रैल 20, वो तो पहले है ड्यू डेट, तो यहां से तो डेज आपके पॉजिटिव आएंगे, तो मैंने किया कंप्यूट, तो आप कहोगे 30 तक 10 दिन 50,000। अब यहां आ जाओ, ये तो हो ही गया 30 पॉजिटिव, यहां मई 15, तो यहां लिखोगे आप अप्रैल 30 टू रेड इंक प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा। हमने यहां लिख दिया बच्चों मई 15, 15 दिन 7,500 इंटू 15, बच्चों मल्टीप्लाई किया 1,12,500। आगे बढ़े, हमने लिखा यहां पर अप्रैल 30, ये बच्चों फिर मई 15 है, और ये लास्ट ट्रांजेक्शन है, तो लिखा हमने टू रेड इंक प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा मई 15, कितना अमाउंट है 6,000,
इंटू 15, 90,000। बस बच्चों, अब हमारा काम पता है क्या रह गया, टोटल करना। बच्चों क्रेडिट का टोटल इस बार ज्यादा है, तो अब रफ कॉलम सबसे पहले ओवर होंगे, तो आप कहोगे कि प्रोडक्ट वाले कॉलम का कर दो अब। तो हमने देखा क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, पहले अभी तक हमेशा डेबिट का टोटल ज्यादा होता था, और यहां लिख देंगे टू बैलेंस ओ प्रोडक्ट। तो हमने बच्चों क्रेडिट का टोटल किया, ये बच्चों आ रहा है 6,70,000। इसमें से एक बार डेबिट का टोटल घटा देते हैं, तो बच्चों लेस करने के बाद क्या आ रहा है 4,17,500। अभी तक इंटरेस्ट चार्ज करना होता था, यहां इंटरेस्ट एलो करना है, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट किस अमाउंट पे कंप्यूट होगा, आप कहोगे इस पे 4,17,500 पे। रेट है बच्चों 10% और 1/365। एक बार बच्चों करते हैं कंप्यूट, ये बच्चों कंप्यूट होकर आ रहा है 114.38। अभी ना मैंने टोटल किया था इसका, ये 26,000 था, यहाँ 23,500 था, वैसे 2,500 बचते थे। इंटरेस्ट घटाने के बाद बैलेंस बच गया 26,000 में से 23,614.38 लेस हुए, तो बच गया 2385.62। 2385.62 हो गया बच्चों। ऐसे करना है, आराम से देखो बच्चों। तो आज बच्चों यहीं तक करेंगे। बाय बच्चों।